फर्स्ट के विद्यार्थियों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में एक बार पुनः आज स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने समंकों के प्रकार यानी प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया कि प्राथमिक समंक किन्हें कहते हैं, द्वितीयक समंक किन्हें कहते हैं और इन प्राथमिक समंक और द्वितीय समंकों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये हमने पढ़ाई की। इसके आगे बढ़ते हुए आज हम कि प्राथमिक समंक कैसे एकत्रित किए जाते हैं, कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं और किन किन विधियों से, किन किन रीतियों से ये एकत्रित किए जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ। विद्यार्थियों, प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियों को हम 4 भागों के अंतर्गत बांटते हैं। यानी प्राथमिक समंक कैसे एकत्रित किए जाते हैं, ये इसकी रीतियां हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके 2 भाग होते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। इनका विस्तृत विवरण हम आगे पढ़ेंगे, पहले मैं एक बार नाम बता देता हूं आपको। दूसरी जो रीति है वह है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स। तीसरा जो मेथड्स है या तीसरी जो रीति है वो है सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों से प्रश्नावली भरवाकर, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। और चौथा जो मेथड है वह है प्रगणकों स्वयं द्वारा अनुसूचियां भरकर, इंफॉर्मेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स। तो ये 4 रीतियां हैं जिनके माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्रित किए जाते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियां कहते हैं। तो हम पहली विधि जो लेते हैं व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके 2 भाग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर संबंधित अथवा अन्य व्यक्तियों से व्यक्तिगत भेंट करके निरीक्षण अथवा अनुभव द्वारा आंकड़े एकत्रित करता है। व्यक्तिगत अनुसंधान जैसा बताया कि इसमें 2 विधियां हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहली विधि कि जब किसी स्थिति या समस्या विशेष जिसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है से संबंधित व्यक्ति से सीधा संपर्क साध कर जानकारी ली जाती है, तो यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष में जो संबंधित व्यक्ति है उससे ही हम सीधा ही संपर्क करके उसी व्यक्ति से उससे संबंधित सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। इसके अलावा विपरीत, जब समस्या या स्थिति विशेष से संबंधित व्यक्ति से सीधा संपर्क न हो पाने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति या साक्षी से मौखिक पूछताछ करके सूचनाएं एकत्रित की जाती है, तो यह अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। स्पष्ट है कि इस मेथड्स के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है, अगर वह संबंधित व्यक्ति से स्वयं सूचना प्राप्त करता है, सूचना प्रदान करने वाला भी व्यक्ति वही है और सूचना प्राप्त करने वाला जो अनुसंधान करता है स्वयं ही उसी संबंधित व्यक्ति से अगर सूचना प्राप्त करता है, तो वो व्यक्तिगत अनुसंधान होगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। लेकिन जब अनुसंधान करता जाता है और संबंधित व्यक्ति उसको नहीं मिल पाता है, वहाँ पर जो साक्षी या जो अन्य कोई विटनेस है उससे अगर सूचनाएं प्राप्त की जाती है मौखिक रूप से, तो उसे हम अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। दोनों में कुछ अंतर है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो है वहाँ उपयुक्त होता है जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। दूसरा, जहाँ अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो, जहाँ आंकड़ों को गोपनीय रखने की अधिक आवश्यकता हो और जहाँ मौलिकता का अधिक महत्व हो।
ऐसी जगह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उपयोग में लाया जाता है और उपयोगी रहता है। अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जब अनुसंधान क्षेत्र विस्तृत हो और उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क करना संभव नहीं हो। दूसरा, जब अनुसंधान क्षेत्र के व्यक्तियों में अधिक अज्ञानता हो अथवा अरुचि हो। अवैधानिक कार्यों जैसे जुआ, कर चोरी, विद्युत चोरी आदि करने वाले व्यक्तियों से संबंधित जानकारी लेने हेतु अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान काम में उपयोग में लिए जाते हैं। अब दोनों जो विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों के अपने अपने गुण और अपने अपने दोष हैं, यानी फायदे और नुकसान दोनों के हैं। जिसमें गुण अगर देखें हम तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अधिक शुद्धता रहती है। व्यक्तिगत संपर्क के कारण एकत्रित समंकों में अधिक मौलिकता होती है और समंकों में परिवर्तनशीलता होती है तथा अनुसंधानकर्ता को विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये इसके गुण है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के। जबकि अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में संबंधित व्यक्ति से सीधा संपर्क नहीं होने के कारण स्रोतों से बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र में ये विधि जो है उपयुक्त रहती है, जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र फैला हुआ हो, विस्तृत हो वहाँ पर, और विभिन्न अन्य व्यक्तियों से जानकारी लेने पर पक्ष विपक्ष सभी विचारधारा वाली जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। इस विधि यानी के दोष भी हैं कि अनुसंधानकर्ता के पक्षपातपूर्ण हो जाने की दशा में भ्रमात्मक और दोषपूर्ण समंक एकत्रित हो सकते हैं। समय, धन और श्रम बहुत अधिक व्यय होता है। जबकि अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में अप्रत्यक्ष सूचनाएं उपलब्ध होने के कारण अशुद्ध परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है और अलग अलग स्तर के लोगों से सूचनाएं प्राप्त करने पर सूचनाओं में एकरूपता नहीं रहती है और सूचकों की कमियों के कारण सूचनाएं अपूर्ण और दोषपूर्ण भी हो सकती है। तो ये दोनों जो गुण और दोष आपने देखे इसके अंतर्गत इस विधि में है। तो जहाँ उपयुक्त हो उस विधि का उपयोग हमें कर लेना चाहिए। दूसरा जो मेथड है, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता सूचनाओं के संग्रहण की दृष्टि से कुछ स्थानीय व्यक्ति नियुक्त करता है जो संवाददाता कहलाते हैं और ये संवाददाता समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर सूचनाएं एकत्रित करके भेजते रहते हैं। चूँकि अलग अलग संवाददाताओं से सूचना संग्रहण करने के तरीके, उनकी रुचि और निर्णय आदि अलग अलग होते हैं, अतः ऐसे संग्रहित समंकों या सूचनाओं में अशुद्धियों की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये रीति जो है मुख्य रूप से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर प्रसारित सूचनाओं के संग्रहण हेतु किया जाता है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य, अंशों के मूल्य, विभिन्न मंडियों के बाजार भाव आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के भी गुण और दोष हैं। इस विधि के जो गुण हैं उनमें प्रमुख तौर पर यह है कि सूचनाएं संग्रहण करने में तुलनात्मक रूप से समय, श्रम और धन कम व्यय होता है। मितव्ययी प्रणाली होने के कारण व्यापक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है और दूर दूर स्थित विभिन्न स्थानों से सूचनाएं शीघ्र और आसानी से एकत्रित की जा सकती है। दोष है कि संवाददाताओं की अलग अलग प्रकृति के एवं विचारधारा के कारण एकत्रित सूचनाओं के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा सूचना एकत्रित करने के कारण एकत्रित समंकों में एकरूपता का अभाव रहता है और प्राप्त सूचनाओं के परिणाम में उच्च स्तरीय शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तीसरा है सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों से प्रश्नावली भरवाकर। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है जो प्रश्नावली कहलाती है। फिर उसकी विभिन्न प्रतियां, कॉपियां निकलाकर सभी सूचकों को भेज दी जाती है और उनसे वो सूचियां भरवाकर वापस प्रश्नावली भरवाकर वापस देने का निवेदन किया जाता है। तत्पश्चात सभी सूचक अपने विवेक से सोच विचार कर प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द कर देते हैं या भेज देते हैं।
तो ये जो तीसरी प्रश्नावली है, जो तीसरी विधि है जिसमें व्यक्तियों से प्रश्नावली भरवा कर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि जो है ऐसी जगह उपयोगी है जहां पर सूचक अधिकतर शिक्षित और समझदार हो और अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक हो। भारत में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, उपभोक्ता रुचि सर्वेक्षण, पारिवारिक बजट सूचना, आय व्यय, बेरोजगारी संबंधी अध्ययन हेतु इस विधि द्वारा ही सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इसके भी अपने अपने गुण और दोष हैं। गुणों में महत्वपूर्ण तौर पर यह है कि प्रश्नावली जो है सूचनाएं एकत्रित की जाती है, लिखित में ली जाती है, सूचकों द्वारा ही भरी जाती है, इसलिए अधिक विश्वसनीय होती है। और प्रश्नावली भरने का कार्य स्वयं सूचक करते हैं, अर्थात आसानी से समग्र सूचनाएं जो है एकत्रित हो जाती है और व्यापक या विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें समय, श्रम और धन कम व्यय लगता है। साथ ही दोष भी हैं इस विधि के कि ये विधि शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित है। पर्याप्त योग्यता वाला व्यक्ति नहीं होने पर प्रश्नावली सही भरना संभव नहीं होता है और प्रश्नावली के किसी प्रश्न को गलत समझ जाने पर सूचक द्वारा दी गई सूचना गलत हो सकती है। और प्रश्नावली में चूंकि प्रश्नों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है, इसलिए लोचशीलता का अभाव होता है। सबसे बड़ा बात यह है कि आपने क्वेश्चन सेट करके, प्रश्न सेट करके भेज दिया और उसके बाद उसमें अगर परिवर्तन करना हो तो वह संभव नहीं हो पाता है। चौथा जो विधि है वो है कि प्रगणकों द्वारा स्वयं अनुसूचियां भरकर। इस विधि के अंतर्गत संवाद अनुसंधानकर्ता जो सर्वप्रथम अपने अध्ययन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने की दृष्टि से विभिन्न प्रश्नों की एक सूची तो बना लेता है, जिसमें अनुसूची कहते हैं। और अनुसंधान क्षेत्र सीमित होने पर अनुसंधानकर्ता स्वयं संबंधित व्यक्तियों से व्यक्तिगत पूछताछ करके अनुसूचियां भरवा लेता है, खुद भर लेता है उनके पास जा करके। तो यानी ये अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक है, तो सुविधा की दृष्टि से अनुसंधानकर्ता संपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र को कुछ भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग प्रगणक यूमनरेटर नियुक्त कर देता है, जो अपने अपने क्षेत्र के सूचकों से व्यक्तिगत पूछताछ करके अनुसूची स्वयं भर लाते हैं। तो इसमें प्रगणक नियुक्त किए जाते हैं और प्रगणक उस जो अनुसूचियां हैं उनको स्वयं ही सूचना दाता से पूछ कर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरते हैं। ये विधि जो है विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में अगर उपयोग में लाई जाए तो इसमें प्रगणक नियुक्त करने पड़ते हैं। इस विधि के भी अपने अपने दोष और अपने अपने फायदे हैं। धन्यवाद।